स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रही हैं आज की हमारी मार्केट एक्सपर्ट अंबाला मैम। पीएलए अंबाला मैम से भी रजिस्टर्ड आ रही हैं और फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। अंबाला मैम, अगर मार्केट की बात करें, सोमवार का दिन जो शुरुआत हुई, अगर हम मार्केट की बात करें तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, निराशाजनक ही थी, जैसा कि पिछला पूरा हफ्ता गया। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते जो एकदम से तेजी या बढ़त हमने देखी, ये एक उम्मीद जगा रही है। तो ये उम्मीद कल भी बरकरार रखनी चाहिए या अभी कुछ और देख रही हैं आप? ये उम्मीद आई क्यों, उसका पहले रीजन समझ लेना जरूरी है, क्योंकि मार्केट क्लोज होते होते गवर्नमेंट रिसोर्सेज से आई वाज जस्ट ट्रैकिंग सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स न्यूज कि इंडिया यूएसए के साथ में ट्रेड डील बहुत जल्दी साइन करने जा रहा है। सो दैट वाज समथिंग जिसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया, पॉजिटिव ट्रिगर। तो मेरी ओपिनियन में यही एक कंसर्न था, यही एक न्यूज थी जिसकी वजह से इट हैपेंड जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, और उसके बाद फिर वो रिकवरी देखने में कंटिन्यू रही। तो फिलहाल के लिए यही एक ट्रिगरिंग पॉइंट रहा है आज के मार्केट में। अब ये होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, बट यस देयर इज समथिंग कॉल्ड सुखबुगाहट, थोड़ा बहुत वो देखने के लिए सुनने में आ रहा है थ्रू द न्यूज। अब मार्केट को लेकर के व्यू क्या है, आउटलुक क्या है? देखिए नेहा जी, अगर मार्च में ये वॉर सीज फायर नहीं होती है, रुकती नहीं है कंप्लीटली, तो मैं निफ्टी को 22,000 और बैंक निफ्टी को 52,000 52,000 आते हुए देखती हूँ। लेकिन क्या सीधा 23,000 से टूट के 22,000 की एक्सपेक्टेशन है? नो। क्या बैंक निफ्टी में सीधा अभी तो खैर आज रिकवरी हुई 1000 पॉइंट से ज्यादा की, लेकिन क्या बैंक निफ्टी में सीधा 54,000 से हम 52,000 देख रहे हैं? नो। इट्स लाइक कि पहले इसको 1.5 से 2.5% रिकवर करना है फ्रॉम द करंट क्लोजिंग, जो आज की क्लोजिंग्स मिले हैं। उसके बाद वापस से एक गिरावट का सिलसिला शुरू होगा, जो कि निफ्टी को 22 और बैंक निफ्टी को 52,000 तक लेकर के जाने वाला है। सो इस मार्केट में स्ट्रेटेजिकली आपको ट्रेड करना चाहिए। बाय वो करो जो अगले 2 साल आप होल्ड कर सकते हैं, बस ये बहुत क्लियर व्यू है। बाय द थिंग्स दैट यू कैन होल्ड फॉर अनदर नेक्स्ट 2 years, एंड इसमें क्वालिटी स्टॉक्स पर ही आपका नजर रहना चाहिए। आप कह रहे हैं आपका जो मंत्र है आज के प्रोग्राम का वो है बाय वही करो जो 2 साल होल्ड कर सकते हो। इस तरह के मार्केट सिनेरियो में अंबाला मैम की ये सलाह है आप सभी के लिए। यहाँ पर मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप अंबाला मैम से अपने कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप उनकी राय जानना चाहते हैं अपनी किसी भी स्टॉक से शेयर्स पर, तो फिर आपको डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप जाकर लेनी पड़ेगी। डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत मेंबर्स के सवाल आ रहे हैं, प्रायोरिटी उन्हें दी जाती है। तो अगर आप लेंगे मेंबरशिप, आपके नाम के आगे स्पैच होगा, हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो हमारे जो मेंबर यहाँ पर शादाब जी हैं, सबसे पहले वैसा अभी सवाल नहीं आया इनका, ये बस आपको विश कर रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपको शो पर देखकर। थैंक यू सो मच। I'll try my best कि मैं रेगुलर रहूं यहाँ पर। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मैम गेल के शेयर्स मेरे पास 171 पर हैं, क्या करना चाहिए अभी? इन्होंने गेल बोला या बेल बोला? गेल, GAIL। गेल ना, ऑल राइट। तो गेल इनके पास, अब बताइए प्लीज कितने का है? मैम 171, 171। अच्छा। And do you really wish to hold it for couple of years? वो कुछ लिखा नहीं, उन्होंने बस ये कहा है कि मैम क्या करना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच को करना चाहिए, एंड इस वेट एंड वॉच के साथ साथ स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि मैं जिस चीज को देख करके आपको वेट एंड वॉच बोल रही हूँ, अगर वो ब्रीच हुई तो फिर जस्ट परसेंटेज की बात बता देती हूँ, तो फिर वाली कंडीशन में ये लगभग 15 से 30% एक बार, यस अगेन यहाँ पर भी 30%। कोविड वाली बात तो नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत अलग माहौल था। तो इफ एंड बट वाले केस में अगर ये अभी जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना चाहिए, इट शुड बी एट 139 फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर 139, ये अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा है ये चीज, और अगर वीकली टाइम फ्रेम पर 139 जा रहा है, देन प्लीज नोट डाउन कि ये वहां से करंट प्राइस से 25 से 30% टूट सकता है, विच मीन्स as close to 110 आ सकता है। So for that security purpose do maintain an SL at 139.
ऑलराइट, आपने SL 139 का बताया है इन्हें फिलहाल। अब शादाब जी सवाल लेकर आए हैं मैम, कह रहे हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक और मॉर्पेन लैब में से बेस्ट कौन सा है मैम अगर खरीदना हो तो? Concord Bio is something that you should keep on your radar to buy 1000 to 1100 range. तो यहाँ पर अभी आप accumulation के बारे में सोच सकते हैं। Indeed, आप fresh buy करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो accumulation, fresh buy, average जो करना आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। Because now Concord में आपका stop loss जो है it is extremely low, just at 930. 930 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करने पर आपको इजीली, मतलब इजी पीजी लेमन स्क्वीजी एक रहता है ना छोटे बच्चों से, बेबी से सीखा है मैंने मेरी, तो 1350 से लेकर के आराम से आपको 1600 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो आपका रिस्क छोटा है जो लेने लायक है और रिवॉर्ड कंपैरेटिवली अच्छा मिल सकता है। तो 1000 से 1100 की रेंज में खरीदारी के बारे में सोचें। 1158 पिछला सेशन क्लोज हुआ है, 50 से 60 पॉइंट मिनिममली और गिर सकता है, वहां पर बायर बन जाएंगे। मॉर्पेन लैब जो अभी 37 पर चल रहा है, ये इतना टूट गया। ऑलराइट, फिर भी दोनों में से अगर एक को पिक करना है तो कॉनकॉर्ड बायो। मॉर्पेन लैब इज नॉट समथिंग दैट यू शुड होल्ड। ओके, मैम की सलाह आपको रहेगी कॉनकॉर्ड बायो की। अब पुष्पेंद्र सेठी जी कह रहे हैं आई एम अ सपोर्ट मेंबर, मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करा सकता हूँ? पुष्पेंद्र जी, आपको हमारा जो मोबाइल नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिए। आई एम श्योर आप हमारे सपोर्ट ग्रुप में एडेड भी होंगे, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप उस नंबर पे अपना मैसेज करके अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई आपके साथ उस पोर्टफोलियो पे आपको फीडबैक जरूर देगा। अब जीवा जी है, कह रहे हैं TCS, इन्फोसिस और विप्रो में क्या करा जाए मैम? बेच के निकलना है तो क्या अभी निकले और शिफ्ट कर लें? भाई इस लेवल पे आके आपका सवाल आ रहा है, मतलब अभी तक रखे थे क्या आप? अब ये भी कह रहे हैं कि अगर शिफ्ट करना हो तो फिर ये भी बता दीजिए कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अब तो खरीदारी का समय है, मतलब इनको अगर आप निफ्टी आईटी को देखेंगे, इट हैज टच्ड दैट लेवल व्हिच आई हैव गिवन टू यू ऑल 36 समथिंग से मैंने बोला था कि 29000 आना है निफ्टी आईटी को। इट्स देयर टुडे, आज 29,000 के नीचे भी आया है निफ्टी। सो नाउ दिस इज द टाइम वेयर शुड थिंक ऑफ बाइंग और एवरेज समथिंग लाइक दिस, इंस्टेड कि ये बेच के निकल जाएगा। फिर ऐसे होगा कि पूरा बारिश और ओले आपने सहे, जब सावन आने, जब हरियाली वाले समय आए तो भाग निकले। वैसे मत करिए। यस, सो दिस इज द टाइम। आप कह रहे हैं कई बार लोग घबरा कर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कितना गिरेगा और कितने नीचे जाएगा, कहीं पूरा कैपिटल ही वाइप आउट ना हो जाए। निकलना था तो तब निकलना था जब आपको बोला था कि 36,500 अगर, मतलब 35,000 अगर टूट जाए तो निकल जाए, वहां निकलना था। 33,000 पर भी निफ्टी आईटी इंडेक्स के रेफरेंस से बोला था कि निकल जाना है। सो नाउ इट्स वेरी लेट टू बी स्पेसिफिक। कमिंग बैक टू द निफ्टी आईटी स्टॉक्स, निफ्टी आईटी स्टॉक्स मैंने इसलिए इसका नाम दे दिया है क्योंकि TCS विप्रो आर द हेवी वेट्स ऑफ निफ्टी आईटी। तो और एक्यूमुलेशन भी आप इस तरह से करें, और एल्स इन अदर वर्ड्स एलोकेशन भी इस तरह से करें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी निफ्टी आईटी में हमको आने वाले 2 साल में दिखेगी कि कौन सी कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है, मार्जिन्स अच्छे से मैनेज कर पा रही है, जबकि एआई इवैल्यूएशन एआई के बाद में। तो इस कंडीशन में हमको नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको पता है तो मुझे बताइएगा, बट मुझे नहीं पता कि TCS जीतेगा या फिर विप्रो जीत जाएगा या फिर इन्फोसिस जीत जाएगा या फिर HCL टेक, तो खैर वो छोटा हो गया, बट इन तीनों में ही कोई ना कोई जीतेगा, यानी जिंदा भी रह जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन तीनों स्टॉक्स में इक्वली अगर डिवाइड कर दें तो आपका पैसा बचेगा भी एंड ग्रो भी होगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इट्स टू लेट। अभी निफ्टी आईटी 29,000 ऑलरेडी आ चुका है, 27,000 मैक्स है। अब तो यहाँ से हमको गिरेगा ये वाली तो पता है, लेकिन कितना गिर सकता है वो गेज करना है बस। तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड बची नहीं है, हद से है 2000 पॉइंट और हद से हद, और इसके बाद में ये या तो रुकेगा या फिर चलेगा ऊपर की तरफ। और रिवर्सल भी, अगर छोटा मोटा रिवर्सल भी आता है तो भी आपको 10% 12% तो इंडेक्स पे दिखने वाला है, तो आपके स्टॉक्स तो उससे ज्यादा चलेंगे। तो फिलहाल जैसा भी है होल्ड कर जाइए, दिस इज नॉट द टाइम टू एग्जिट। अभी आपको अगर हिम्मत हो तो जब आपका निफ्टी आईटी 29,000 आ गया है, देखिए अगर 27,000 मुश्किल लग रहा है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। 29,000 आई वाज कॉन्फिडेंट कि आएगा एंड इट्स देयर। यहाँ पर आपकी अगर हिम्मत है, थोड़ी सी गुंजाइश है और 2 साल का आपके पास में समय, 2 से 3 साल फॉर दैट मैटर, तो आप इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को अभी भी बनाना शुरू कर सकते हैं। जो पहले से हैं वो होल्ड करके चले।
ऑलराइट, आपकी सलाह इस वक्त होल्ड करने की रहेगी। संजीव राय जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार अंबाला मैम और नेहा मैम, पीएनबी बैंक मैंने 118 पर लिया है। बैंकिंग के इनके पास दो स्टॉक्स हैं, पीएनबी और यूनियन बैंक। पीएनबी इन्होंने 118 पर लिया है और यूनियन बैंक 175 पर। फिर दो और स्टॉक्स है, लेकिन फिलहाल अब आप पहले बैंकिंग स्टॉक के बारे में बता दीजिए। एक साल का इनका व्यू है, कह रहे हैं एग्जिट करें, होल्ड करें या एवरेज करें? एक्सक्यूज मी, पीएनबी तो आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो बताया ही था। वैसे पीएनबी का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल आपको मैंने 105 ही बताया होगा ना आप लोगों को। 105 का स्टॉप लॉस है जो पीएनबी में आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, और बस 105 का ही स्टॉप लॉस ऐसा है जो आपको मेंटेन करना भी चाहिए, चाहे आपका नजरिया भले ही 1 साल को क्यों ना हो। बिकॉज अगर 105 ब्रीच होता है तो इसका मतलब है कि इसको 97 और 100 के पास और जाना है। देयर यू कैन रीबाय, आप दोबारा बाय कर सकते हो। ठीक है, तो लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिए। दूसरा आपने यूनियन बैंक की बात, यस, यूनियन बैंक इन्होंने खरीदा है 175 पर, करंट प्राइस है, राइट। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिर्फ जो इंट्राडे का लो है दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर ये 171 के नीचे वापस क्लोज किया, चलिए थोड़ा सा मार्जिन 170 के नीचे क्लोज किया, तो इसको 155 60 जाना है। तो वहां पर आपकी अगर मर्जी है 1 साल की इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं दोबारा से इसमें। तो अभी के लिए दोनों स्टॉक्स में स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दो, ताकि आपको समय से एग्जिट मिले और दोबारा सही भाव पर एंट्री लेने के लिए पैसा भी बचे। चलिए, ये हो गई आपको सलाह अंबाला मैम की यूनियन बैंक में। संजीव राय जी, आप संजीव राय जी, लेमन ट्री 131 पर इन्होंने खरीदा है और नालको 380 पर। दोनों में भी ये एक ही सलाह मांग रहे हैं कि एवरेज करें कि होल्ड करें। एक सेकंड, नेशनल एल्यूमिनियम जी, and lemon tree 130 131। कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि लोग एंट्री लेते हैं, टारगेट लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिए थोड़ा सा रिबाउंड पॉसिबल है, बट लेमन ट्री की बात कर रही हूँ। बट उसमें आपको SL 97 का मेंटेन अब तो कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर इट्स लाइक कि आपको फिर मौका ही नहीं मिलेगा। तो अभी 103 पर है, SL मेंटेन करो 97 पर एंड होल्ड दिस। आपको पॉसिबल है जिस दिन ये 110 के ऊपर वापस से ब्रेकआउट करता है तो चांसेस फिर से बन जाएंगे कि आपको 120 140 के आसपास इसमें अपसाइड वापस दिखना शुरू हो। तो फिलहाल के लिए SL मेंटेन करना जरूरी है। एंड देन दे हैव नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि अभी इनकी बाइंग इसमें कितने की है? 380 की मैम। ओके, आप मेटल्स पे देखिए थोड़ा बिकवाली कंटिन्यू होगी। इफ यू रियली वांट टू होल्ड, 1 साल का नजरिया है तो इंस्टेड फिर भी मतलब एवरेज का भाव नहीं है जहां पर मैं आपको एवरेज सजेस्ट कर सकूं। डू मेंटेन SL at 360 ब्रीच हो सकता है, चांसेस ज्यादा है। तो जब वो ब्रीच हो जाए इसको दोबारा खरीदिएगा 310 पर, और 360 ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटीज हायर। अब डिपेंड करता है, अगर आपके पास में पैसा है, आप 1 साल 1.5 साल होल्ड करना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग द स्टॉप लॉस 310 पे और ऐड कर लेना, बट दैट्स नॉट समथिंग वाइज इन माय ओपिनियन। ओके, दोनों पर आपको मिल गई सलाह। यहाँ पर एलिस जी हैं, कह रहे मैम अपना व्यू GPPL और आइनॉक्स ग्रीन पर बताइए कि मैं इन दोनों में कहाँ एवरेज करने का सही लेवल है। SJVN बोला इन्होंने? नहीं, GPPL और आइनॉक्स ग्रीन। आइनॉक्स ग्रीन अभी थोड़ा बहुत फोकस आप लोग सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग EPC कंपनीज के ऊपर भी लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके, तो GPPL इज 150, आइनॉक्स ग्रीन इज एट 141। दोनों में नहीं कर सकते, दोनों के एवरेज भाव अभी दूर हैं। आए तो ही करिए, अदरवाइज मत करिए, क्योंकि एवरेजिंग शुड बी एट सिग्निफिकेंट प्राइस, और वो दोनों में ही अभी नहीं है, दोनों ही बीच में है। तो यहाँ से अपसाइड लिमिटेड लग रही है फिलहाल के लिए फ्रॉम द करंट प्राइस, और ऊपर जाने के बाद वापस से गिरावट लग रही है, आएगी। तो फिलहाल के लिए अगर आपको GPPL में एवरेज करना है, इट शुड बी एज क्लोज टू 130, एंड अगर आपको आइनॉक्स ग्रीन में एवरेजिंग का प्राइस देखना है, इट शुड बी एज क्लोज टू 115। तो अब प्रिया जोशी जी मैम सवाल लेकर आई हैं इंडियन ओवरसीज बैंक पर। इनके पास 900 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 61.4। तो आपसे जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए।
होल्ड कर लीजिए, रिबाउंड पॉसिबल है, लेकिन समय सीमा निर्धारित मत करो, टाइम देना पड़ेगा आपको। ओके एनीवेज नेहा जी, आप कुछ बोल सकते हैं स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि आज मेरे दिमाग पे JWL था किसी के पास में, जुपिटर वैगन 720 पर बाय किया था उन्होंने, और JWL अभी चल रहा है 260 पर। तो क्लोजिंग बस रहता है ना, तो मैं उसको कर रही थी, तो वही देख के मेरे को लग रहा था कि अरे बाप रे, मतलब 65% डिक्लाइन, अच्छा स्टॉक है JWL, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सोच के होल्ड करते हैं लोग वो समझ में नहीं आता। इसीलिए देखिए, ट्रेडिंग बेट अलग होती हैं, समझिए, स्टॉप लॉस, और हर चीज में स्टॉप लॉस होता है। देयर इज समथिंग कि नहीं चला छोड़ना पड़ेगा, वरना आप कोई डिसीजन, वरना क्या होता है ना, लेट मी यूज दिस वर्ड, अपंग हो जाते हैं फिर हम लोग, मतलब वो डिसीजन ले ही नहीं पाते, चाहते बहुत है लेकिन क्योंकि इतना लॉस हो रहा है फिर वो कटता नहीं है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो फिलहाल स्टॉप लॉस मेंटेन करना इस मार्केट में जरूरी है, प्लीज आप लोग चीजों को ध्यान से समझें, या फिर आज जो होल्ड कर रहे हो अगले 2-3 साल हाथ मत लगाओ, फिर मार्केट रिबाउंड होगी और आपको निकाल देगी। आज बाय करके होल्ड करके 6 महीने के नजरिए से, 1 साल के नजरिए से कुछ लेके बैठे हो, परेशान होंगे और कुछ नहीं होने वाला है। वेल, IOB में यानी इंडियन ओवरसीज बैंक में 30.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, ब्रीच होने के चांसेस आर लीस्ट, लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर छोड़ देना, चांसेस कम है कि आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। वाई एम से ऑलरेडी गिर के काफी गिरावट हो चुकी है, बाय द टाइम ये 31 के आसपास रहेगा, निफ्टी बैंक मोस्ट लाइकली 52 तक हो जाएगा, मतलब आई एम कंसिडरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स, ब्रॉडर मार्केट इम्पैक्ट भी मैं उसमें कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो 30.50 के ऐसे मेंटेन करके आप इसको फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। 36 एंड 44 मोस्ट लाइकली टारगेट्स हैं, आपको मिल जाएंगे, बट इतना होल्ड करके आपका लॉस, आपका एग्जिट ही बनेगा, नेवर माइंड। एग्जिट करना पड़ता है। तो प्रिया जी पूछ रही हैं कि अगर एग्जिट करने की सलाह रहती है मैम, तो शिफ्ट कहाँ करना चाहिए? ये फिलहाल ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, इसमें आप स्टॉप लॉस हिट होने के चांस इसमें कम है, तो 30.50 के ऐसे मेंटेन करिए, हिट हो तो छोड़िएगा, चांसेस बहुत कम है इसके। ऑल राइट, चांसेस आप कह रहे हैं अभी कम है। स्टॉप लॉस मैम ने आपको सजेस्ट कर दिया प्रिया जोशी जी। अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू वेलकम हमारे नए सपोर्ट मेंबर मिस्टर ऋषि कटियार, जिन्होंने अभी भी हमारी सपोर्ट मेंबरशिप ली है। थैंक यू ऋषि जी, हमें फेथ रखने के लिए। आप अपना पोर्टफोलियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम मैसेज के थ्रू टच में रहते हैं उस नंबर के थ्रू, और आप हमारे सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा भी बनेंगे, जहाँ टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अब अभिषेक जैन जी हैं यहाँ पर मैम, ज्योति लैब के ऊपर इनका सवाल है। 306 पर इन्होंने खरीदा है और मॉइल इन्होंने खरीदा है 346 पर, लॉस हो रहा है इन्हें, कह रहे हैं इन्हें होल्ड करना अभी सही है या फिर शिफ्ट करना चाहिए, अगर तो किन स्टॉक्स में? ओके, तो ज्योति लैब तो बिल्कुल नहीं भी होल्ड करना चाहिए, इट्स वीक नाउ, और मतलब ये ब्रीच हो चुका है, तो अभी आप इसको कोई भी पोजीशन, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कैरी करना चाहिए एज ऑफ नाउ। बेशक सेक्टर से सस्ता है, हाउस होल्ड पर्सनल, बट प्रेशर रहेगा इसमें। क्यों ये सब बातें मैंने बोला है कि इन्फ्लेशन का डेटा अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, ये फरवरी तक का डेटा आया है, रियल डेटा तो अभी आया ही नहीं है, जो क्रूड के बाद वाली जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, अब कितनी दिखेगी आई डोंट नो, मतलब कितनी दिखाई जाएगी, रादर आई शुड से दिस, तो दैट आई डोंट नो, लेकिन वो डेटा इज गोना बी लिटिल स्केरी अराउंड द वर्ल्ड। तो फिलहाल के लिए आप इसमें और गिरावट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एनीवेज 190-200 इज लाइकली टू कम, तो उस हिसाब से एग्जिट का प्लान करिए। फिलहाल आपने मॉइल के बारे में भी पूछा है कि मॉइल को क्या होल्ड कर सकते हैं। 346 की इनकी बाइंग है, 346 इनका बाइंग प्राइस है, 346 100 पॉइंट टूट चुका है इनके बाइंग से। आप इसको चाहें तो एक बार हिम्मत करके रखने की कोशिश करिए। द ओनली वन रीजन आई हैव फॉर दिस इज, ये एक माइनिंग इंडस्ट्री का स्टॉक है, तो रिस्क तो रहेगा, बट क्योंकि गवर्नमेंट फोकस इज अराउंड द माइनिंग, मिनरल्स करने पर उनका भी है, तो इस वजह से आप चाहें तो इस स्टॉक को, मैग्नीज, आयरन और जैसे रहते हैं ना, वो प्रोडक्ट में इनकी माइनिंग है ये, तो अगर स्टील सेक्टर, मैग्नीज सेक्टर, इन सबको अगर बूस्ट मिलेगा तो ये स्टॉक, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है उसके अराउंड में, लिमिटेड है, तो मेटल में गिरावट है इसलिए ये भी गिर रहा है, मेटल गिरता है तो माइनिंग स्टॉक्स भी गिरते हैं, वो रिलेटेड होते हैं आपस में, लेकिन इसके रिबाउंड के चांसेस हैं, और इस रिबाउंड में लाइकली है कि आपको ना सिर्फ आपका एग्जिट प्राइस बल्कि प्रॉफिट अप टू 400 भी मिल जाएगा, बट यू गॉट टू होल्ड इट लाइक फॉर अनदर 3 क्वार्टर्स, तो उतना समय है, तो देख लीजिए। चलिए, अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप ये सलाह
नोट कर सकते हैं। ऋषि कटियार जी हमारे नए सपोर्ट मेंबर सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहला सवाल है, सुला इनके पास है 110 शेयर्स हैं 354 के रेट पर, और नोवोको विस्टा है 506 के रेट पर। कह रहे हैं एग्जिट करना चाहिए या अभी लॉस जो है उसको मेंटेन रखें? नोवोको विस्टा एंड सुला विनयार्ड, इनकी सुला में कितने की पाएंगे और इनकी नोवोको में कितने की पाएंगे? सुला में है 354 और नोवोको में है 506.2। सुला चल रहा है 150 पर, लगभग 152 पर, आधा है। और ठीक है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि, पता है नेहा जी बात क्या है, लोगों को अभी क्या है, मेरी रिकमेंडेशन बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी चलती है, मतलब ठीक है, अच्छा होता है। सबको ये लगता है कि हाँ यही बताएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता। एटलीस्ट हैव सम स्कोप ना, मुझे कम से कम स्कोप तो दो कि मैं कुछ कुछ कन्विक्शन से आपको कुछ स्टॉक्स, आपका स्टॉक पहले ही 100 रुपए का 100 से आधा हो गया, मैं कहाँ से बोलूं आपको। अभी बाय द टाइम वो गिर गिर के ऐसी जगह पर आ जाते हैं कि वहां से एग्जिट फुल करने में बहुत तकलीफ होती है। और ये वक्त दुविधा का वक्त है, इवन एनालिस्ट के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए भी। मैं सिर्फ आप लोगों से, अगर आप लोग मुझे रेगुलरली वॉच करते हो, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात की रिक्वेस्ट करूंगी, स्टॉप लॉस से प्यार करो बस। अगर आप स्टॉप लॉस से प्यार करेंगे ना, आई डू माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे कुछ रिकमेंडेशंस दूं। लेकिन अगर आप इतने टूटे फूटे मेरे सामने आएंगे पोजीशन लेके तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि देखिए सुला विनयार्ड, व्हाई आई एम सेइंग दिस, सुला विनयार्ड अभी ये टूटा क्यों था पहले वो समझिए। जैसे वाइन इंडस्ट्री में नए अमेंडमेंट्स आए कि जो बाहर की वाइन्स हैं, बियर्स वगैरह जो भी है, इंडिया में अगर वो थोड़े प्रीमियम कैटेगरीज में आ जाएंगे, सुला विन का सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट था वाइन मार्केट में, अब उसको एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है मार्केट शेयर, उसका पाई तो एक ही है, केक तो एक ही है, तो जो केक का हिस्सा बड़ा चंक इसको मिल रहा था, अभी दूसरे बाहर के कंट्रीज के जो वाइन्स आएंगे उसको जाने वाला है। सो फंडामेंटली मैक्रो फैक्टर की वजह से वो वीकनेस आई, डन, ये तो हम सबको समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि क्या रिकवरी पॉसिबल है? टूटते टूटते अभी 150 पर आ गया और 140 इज हाईएस्ट, लोएस्ट आई शुड से, जहां से इससे ज्यादा इसमें रिकवरी की पॉसिबिलिटीज है। सो इंडीड इफ यू कैन मैनेज 135 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, किसी को फ्रेश बाय करना है तो 150 के आसपास खरीदने, 140 के 150 से 140 की रेंज में खरीदने का विचार बना के 135 एक बहुत ही छुटकू सा स्टॉप लॉस रखिएगा, और 180 से लेकर के लगभग 220 के टारगेट तो मुझे दिखते हैं, और ये 6 महीने के दायरे पर दिखते हैं। अब आपको पैसा है, पैसे के साथ साथ एक हिम्मत होती है, फाइनेंशियली सबका रिस्क अलग अलग होता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो एवरेज करो, अदरवाइज एज इट इज थोड़ा सा अच्छे एग्जिट के लिए होल्ड कर जाइए। नोवोको की अगर बात करेंगे तो 287 पर है, यहाँ पर भी आपने बोला है कि बाइंग आपकी क्लोज टू 500 के आसपास की है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी है, अब ये चलेगी, मतलब एसीसी लीजिए, डालमिया भारत लीजिए, आप अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर है उसको छोड़ दो, बट ये जो सीमेंट इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है कोर सेक्टर में आते हैं, ये धीरे धीरे चलना शुरू होंगे। सो हियर यू कैन होल्ड योर पोजीशन। जो गिरावट थी, अब गिरावट यहाँ से मैक्सिमम 10% दिखती है, इससे ज्यादा मुझे और गिरावट नहीं दिख पा रही है, तो मतलब स्टॉक स्पेसिफिक बोल रही हूँ। तो अब यहाँ से रीबाउंड पॉसिबल है, और उस रीबाउंड में बहुत आपका प्राइस तो नहीं आएगा, बॉस 500 तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप 335 से लेकर के 410 तक का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो आइडिया इज होल्ड टू गेट अ लेसर लॉस एज कंपेयर टू टुडेज जो आपका आज का लॉस है उससे। बट अगेन स्टॉप लॉस उसको प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट हो, आप ऐसे समझिए ना कि अगर स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती तो क्या मिस्टर अंबानी, टाटा वगैरह जितने भी लोग हैं, सभी लोग प्रोबेबिलिटी वर्ड के अराउंड खेलते ही नहीं। There is nothing like absolute. Please understand this. बिल्कुल, स्टॉप लॉस मैम ने कहा है बहुत नजर में रखने की जरूरत है। शेयर एंट्री करने का प्राइस लेवल्स जितने जरूरी होते हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है सही टाइम पे एग्जिट करना, सही लेवल्स पे। तो स्टॉप लॉस, जैसा कि मैम हर शो में आपको बताती हैं कि इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू टू टेक नोट ऑफ। अब मिस्टर फेथ एंजल 1 पर और पीएफसी पर सवाल लेकर आए हैं। एंजल 1 231 पर इन्होंने खरीदा है और पीएफसी 393 पर। पूछ रहे हैं एवरेज कर सकते हैं क्या? ओके, एंजल 1
पहले हम लोग एक बार पीएफसी को बात कर लेते हैं, विच इज एट 406 एज ऑफ नाउ। ऐड तो मत करिए, ओवर एक्सपोज मत होइए, बट एसएल मेंटेन करके 370 का होल्ड कर जाइए 440 से लगभग 520 के टारगेट के लिए। रिस्क यहाँ पर लेने की सलाह मैं इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा है, और एवरेज नहीं करने की सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एनर्जी इंडेक्स पर अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग परसिस्ट होती है तो ये जो स्टॉक्स चल गए हैं वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड पीएफसी इज वन ऑफ दैम, तो इसीलिए एवरेज मत करिएगा। देन वी हैव एंजल वन दैट यू आस्क के ऐड कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। एसएल मेंटेन करके चलेगा 185 का, 216 पर चल रहा है। रीबाउंड में भी आपको कम से कम 240 एंड एक्सटेंडेड आपको कम से कम 300 के टारगेट्स मिलेंगे। रादर बी अ ट्रेडर, ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की तरह इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट रखिए, मैम की सलाह है। मोहम्मद जुनैद जी ने सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है। मैम ये पूछ रहे हैं कि ये सही वक्त है एवरेज करने का कोफोर्ज और बीपीसीएल में? नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, एक हफ्ता भर रुक जाइए, कुछ खराब नहीं होगा, कुछ जाएगा भी नहीं तब तक, बट जस्ट लाइक यू विल गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी कि हाँ यहाँ पर बाय करना है। बट ये उनको करना है जिनको लगता है कि आप बॉटम बाइंग करते हैं हमेशा, या बॉटम फिशिंग का लेवल आपको चाहिए। मेरा फोकस इंस्टेड ऑफ लेवल एक एब्सोल्यूट नंबर की जगह पे मैं रेंज प्रेफर करती हूँ, जहां पर मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फोकस बढ़ना चाहिए एक्यूमुलेशन के लिए। सो कोफोर्ज, अगर आपका नजरिया ये है कि आप 80% ही आज बाय करने का विचार कर रहे हो तो हाँ कर सकते हैं, बट 100% अगर आप यहाँ पर पूरा ऐड करने की बात कर रहे हो तो नो। थोड़ा सा स्कोप कहीं ना कहीं दबे पाऊं ही सही। मेरे को निफ्टी आईटी में, मतलब ये मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई है वैसे, इट वाज मी ओनली जिसने 36,500 पे बोला था 29 पे खरीदेंगे। दिस इज जब मुझे लगता है कि और डिस्काउंट आएगा, सो ये ओवर एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी। जो डिस्कस किया था वो आ गया है, तो यहाँ पर अब आप धीरे धीरे थोड़ा सा खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरा मत खरीदना, उतना खरीदो जिसको होल्ड करके चल सको। निफ्टी आईटी को ट्रैक करिएगा, अगर 27,000 आ जाए तो वहां पर मान लीजिए कि हाँ जितना भी आपको लगाना चाहिए 2 साल के नजरे से वहां लगा सकते हैं। आज खरीदना है कि नहीं ये आपका सवाल था, खरीद सकते हैं। कोफोर जब 1080 के पास में है, हद से हद 1010 लगता है, इससे ज्यादा नीचे मैं इसको देख नहीं पा रही जाते हुए। और बीपीसीएल पर मैम? बीपीसीएल, could you please open it? Yes, BPCL is at 305. यहाँ रुक जाइए, यहाँ भी एंट्री नहीं करना चाहिए और ना ही एवरेज भी। तो आप एवरेज के बारे में पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री के बारे में? मैम एवरेज के बारे में ही पूछ रहे हैं। ना, एवरेज करना है तो 250 भी आपको डर लगेगा, पसीने आएंगे। तो ठीक है, ये एवरेज करने के लिए सही जगह नहीं है, डोंट। अगर करना है तो ऐसी जगह पे करो जहां पर से रिबाउंड के चांसेस ज्यादा बनते हो। तो 255-60 एक ऐसी भाव है जहां पर एवरेज किया जा सकता है। 305 पर चल रहा है, थोड़ा ठंडा पानी पीना और सोचना करना भी है कि एग्जिट लेना चाहिए। बिल्कुल। अब जुनैद जी आप अगले शो में भी आप सवाल लेकर आ सकते हैं, अगर कोई तब तक कोई हलचल होती है और उस पर फिर राय मिल जाएगी आपको। यहाँ पर केतन जी टीसीएस और इन्फोसिस पर पूछ रहे हैं। केतन जी ऑलरेडी हम इस पर सवाल ले चुके हैं, मैम ने आईटी सेक्टर पे एक अच्छा सा व्यू दे दिया। आप थोड़ा सा शो रिवाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, शो के शुरू में ही डिस्कस किया है हमने। पीयूष पराशर जी सवाल लेकर आए हैं आरवीएनएल पर। आरवीएनएल इन्होंने खरीदा है 309 पर, कह रहे हैं क्रॉस कर पाएगा क्या 309 ये, और अगर हाँ तो कब तक? ठीक है, बड़े मासूम से है ये सवाल, हर बार। ठीक है, यस कर पाएगा, होल्ड करके चलिए और गड़बड़ी मत कीजिए, मतलब रश मत आने दीजिए। ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट स्टॉक्स की मार्केट में वैल्यू मिल नहीं रही है, मतलब मैं जस्ट ऑन अ लाइटर नोट ये बात बोल रही हूँ। IRFC से एक एग्जांपल मिला, IDBI से एक एग्जांपल मिला, तो करना क्या पड़ेगा इनको कि इनको लेट्स से इट, तो जब तक ये प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे मुझे नहीं लगता कि दोबारा इसमें से जल्दी से वो जो डिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि विविक्रीकरण कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो सब चीजें हैं, टाइम लगेगा। मैं सिर्फ ये 2-3 जो चीजें आपको थोड़ा सा मैक्रो फैक्टर इसलिए जोड़ दिया सो दैट यू विल हैव एन आइडिया, टाइम लगेगा। और 309 ही नहीं, आप इसमें बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन लेके चलो, 340 से लगभग 380 का भाव आपको मिलना चाहिए, बट यू गोट टू होल्ड इट इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड। फिलहाल आपको इसमें एग्जिट मिल सकता है, थोड़ा पेशेंस रखो बस।
ऑलराइट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर इन लेवल्स को आपको देखना है। पीयूष जी, प्राज इंडस्ट्रीज पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं, 312 की इनकी खरीद है। प्राज ऐसा हो गया ना स्टॉप लॉस ले रहा है ना टारगेट दे रहा है। ठीक है, तो my stop loss in it is 270 and with that view we have bought it around 300 and 310 open it और आप उसके साथ में आप इसको चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। एंड द पॉसिबल टारगेट है 352 लाइक 400 पॉसिबल है। ओके, मतलब अभी इसने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, टारगेट भी नहीं लिया, तो मैं व्यू चेंज भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज उसी रेंज में है एंड इट वाज वेल डिसाइडेड कि 380 से 280 से 300 की रेंज में ये रहेगा कुछ दिन एंड इट्स हैपनिंग एक्चुअली। मैम, सीमेंट सेक्टर में आप बात कर रहे थे, तो अनस इमाम जी का सवाल है श्री दिग्विजय सीमेंट पर। कह रहे हैं इन्होंने खरीद रखा है 76 पर, क्या करना चाहिए? अभी शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है। इन्होंने श्री सीमेंट बोला है या कुछ और बोला है? श्री दिग्विजय सीमेंट। ओके, और बाइंग इनकी है 76 की। ऑलराइट, ठीक है, 60 पे चल रहा है अभी। होल्ड कर जाइए, एग्जिट बन सकता है। इनफैक्ट इफ यू पीपल, ठीक है चलो होल्ड तो करके चल ही सकते हैं। थोड़ा सा 70 के आसपास तक आ जाएगा अगले 2-3 महीने के अंदर, दैट्स द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद डिपेंड करता है कि बाकी सारे मैक्रो फैक्टर से क्या रुझान आता है। सो एज ऑफ नाउ यू कैन होल्ड इट। ओके, तो ये आपको मैम ने राय दे दी अगले 2 से 3 महीने की भी। दीपक चक्रवर्ती जी ऑरो फार्मा पर और JNK बैंक पर जानना चाहते हैं, 6 महीने का इनका व्यू है। ऑरो फार्मा इन्होंने 1226 पर लिया है, JNK बैंक 122 पर लिया है। JNK आप होल्ड करके चलिए, SL जरूर मेंटेन करेगा 112। ऑरो फार्मा इज एट 1270, राउंड फिगर 1280 पर है, होल्ड करके चला जा सकता है। और देखिए एसएल मतलब स्वीट लॉस, स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो 1180 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए, सो दैट टाइमली इमोशनल डैमेज नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वहां पर आपको पॉसिबल टारगेट के लिए साथ साथ अपना ये भी न्यूट रखना है, इंश्योर करना है कि आपको वहां पर इमोशनल अटैचमेंट, तो क्योंकि डायरेक्ट धंधा नहीं करे ना, वी आर देखा जाए तो पेपर पर कंपनीज के साथ में अटैचमेंट ले रहे हैं, तो ना पसीना तो लगा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका डायरेक्ट, और दैट्स द ब्यूटी एक्चुअली, स्टॉक मार्केट की ब्यूटी मुझे तो यही लगती है कि जब मन करे, जिस बिजनेस में दम लगे तब वहां पैसा लगाओ और निकाल दो। बाकी कोई अगर आपने माइंड खोल दी, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल दी, तो आपको उसके साथ बंधे ही रहना। इट्स लाइक मैरिज, तो स्टॉक मार्केट मैरिज वाला सिचुएशन है, कैफेटेरिया में बैठो खाओ पियो चलो। तो मतलब कहने का मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मतलब जितना हो सके आप ये कहना चाह रही काफी आजादी है। हाँ, तो जितना सिंपलर या फिर जो बात आपको समझ में आ सके, मैं उस शब्दों में समझाने की बस कोशिश कर रही हूँ कि स्टॉप लॉस को अपना बना लो, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अभी दोनों ही स्टॉक आप होल्ड करके चल सकते हैं, JNK एट 112 एंड ऑरो फार्मा एट 1180। लाइकली है दोनों स्टॉक्स अपने अप ट्रेंड को एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो ये हो गई इन दोनों स्टॉक्स पर बात। अंकित रामपुरिया जी जानना चाह रहे हैं मैम, UPL खरीदने के लिए इस समय अच्छा है और टाटा कैपिटल, दोनों में की राय आपसे जानना चाह रहे हैं। ओके, इनको ना थोड़ा सा कंपैरिजन वाला स्टडी करते हैं। इन्होंने UPL बोला, हाँ, क्या नहीं UPL और टाटा कैपिटल तो खरीद सकते हैं या नहीं? मतलब दोनों में से एक नहीं या दोनों, मतलब व्हाट्स हिज व्यू? He wants to own both. हाँ, अच्छा ठीक है। एनीवेज, UPL अभी रिबाउंड के लिए तैयार हो रहा है, गिरने की क्षमता या गुंजाइश जिसको बोल सकते हैं अभी भी है। तो आप लोग क्या करें, इसको क्लोजली वॉच करिए, कुछ दिन सिर्फ वॉच करिएगा कि क्या ये 580 तोड़ रहा है। इफ इट्स हैपनिंग, अगर ये 580 तोड़ा तो नेहा जी ये 520 का कैंडिडेट बन जाएगा, यानी डाउनसाइड और कंटिन्यू होगी। तो इस हफ्ते तो आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या ये 580 तोड़ रहा है या फिर 615 के ऊपर जा रहा है। सो दीज टू लेवल्स यू गॉट टू वॉच। अगर इस हफ्ते नहीं हो रहा है तो एक हफ्ता और देखो, अगर 2 हफ्ते नहीं हो रहा है तो 3 हफ्ते देखो, बट लेवल्स यही है। इसके बाद
कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब जब टाइम है उस टाइम के अंदर या तो एक 615 के ऊपर निकलेगा या फिर 580 के नीचे जाएगा। सो यू गॉट टू कीप ऑन द ऑब्जर्वेशन। आईसी वजह से रखते हैं ना थोड़े दिन के लिए, तो वैसे रखो आप इसको थोड़े समय के लिए। टाटा कैपिटल की आपने बात की 308 पर। इफ यू आर काइंड ऑफ अ इन्वेस्टर जो कि समझ रहे हैं बिजनेस की, जिसको थोड़ा सा पेशेंस है, पहली बात समझ है, साइक्लिकल बिजनेस है ये, तो अगर आप उसको समझ के इसमें पैसा लगाना चाहें, इट्स अ गुड भाव, अच्छा प्राइस है। और रही बात पॉसिबली व्यू शुडंट बी लेस देन 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर से नीचे की अगर आपको लग रहा है कि इसमें पैसा बनेगा, नो, उतनी ही तो कम से कम आपको इसकी होल्डिंग रख के चलनी ही पड़ेगी, अप टू 6 क्वार्टर्स, यानी 9 महीने से 1.5 साल का नजरिया लेकर चलो तो इसमें हाथ डालो, अदरवाइज बिल्कुल इट्स नॉट योर काइंड ऑफ स्टॉक इफ यू आर थिंकिंग लेस देन दिस। रही बात 308 पर खरीदना है कि 290 पे, ये मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन जोन है। एसएल जरूर मेंटेन कर लीजिएगा, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट अच्छा खासा हो गया है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ 280 का रहेगा एंड बाइंग रेंज इज गोना बी लाइक 295 से 310। ओके, तो रेंज है देखने वाली है, इसमें आप अपनी बाइंग बढ़ा सकते हैं। जी मैम, ये हो गई यूपीएल और टाटा कैपिटल की बात। अब उस वक्त का मतलब वो समय आ गया जब हम अंबाला मैम से पूछते हैं कि मैम कौन से स्टॉक्स इस समय आपके हिसाब से एवरेज करने के लिए सही हैं, जो आपके टॉप पिक्स रहेंगे अभी के हिसाब से, और कौन से आपके टॉप पिक्स वैसे रहेंगे टू टेक एंट्री। तो मैम पहले एवरेज वाले स्टॉक से शुरू करते हैं, एवरेज टॉप पिक्स आपके कौन से रहेंगे? इन माय ओपिनियन देयर आर 2 स्टॉक्स, वन इज डिक्सन टेक, जिसमें एक एंट्री के बारे में 9,000 से लेकर 10,000 कमिटमेंट करके आना कि हाँ मतलब हम इसको होल्ड करेंगे। वही मतलब पहले टारगेट सुन लीजिए, 12,000 से लेकर के 18,000 तक के टारगेट हैं। अब इतने बड़े टारगेट, यानी आप मान के चलिए कि 20% से लेकर के लगभग आप 80% गेन की बात कर रहे हो, तो रातों रात तो नहीं आएंगे और ना ही रातों महीनों में भी आएंगे, इसको समय लगने वाला है। इट्स लाइक कि आपको कम से कम 9 महीने तक का, 1 साल तक का समय आराम से जाएगा, और इसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करेंगे, बट स्टिल इट्स अ वैल्यू पिक। तो अगर आप ये लेके चलें डिक्सन टेक में, आप एक एवरेज का व्यू लेकर के चल सकते हैं। ओके, सो डिक्सन टेक के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? एक स्टॉक और है, तो आईआरसीटीसी अभी 520 के आसपास में है, 520 से 525 की रेंज में कल मिलेगा, इसी रेंज में आप एवरेज करने का अटेम्प्ट करिए। एसएल जरूर मेंटेन कर लीजिएगा, एसएल इज नॉट स्टॉप लॉस, इन माय ओपिनियन स्वीट लॉस, तो अपना स्वीट सा जो लॉस है वो मेंटेन करिएगा आप 485 पर। आई थिंक ये इस बार हिट नहीं होंगे, इस बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसने हर बार अपने लोअर लेवल्स को ब्रीच करते हुए आया है। अब एक वैल्यूएशन कंफर्ट लोगों को आने लगेगा, मतलब नया साल भी आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट, टर्निंग पॉइंट हम देख सकते हैं। तो अगर आपको एवरेज करना है तो डिक्सन एंड आईआरसीटीसी मुझे लग रहा है खरीद लेना चाहिए, एंड दोनों ही स्टॉक में बाइंग का व्यू है। तो फिलहाल रीना जी, मुझे लगता है कि ये मार्केट ना ऐसी है कि जहाँ पर आपको रादर यू थिंक ऑफ व्हाट टू बाय, यू शुड आल्सो बी वेरी कॉशियस व्हाट नॉट टू बाय, राइट, एंड आल्सो व्हाट टू सेल। तो ये चीज आपको फिलहाल समझनी है। तो आपको 2-3 ऐसे सेक्टर्स में गिना देना चाहती हूँ, so that you will be well पोजीशन अभी कुछ हफ्तों के नजरिए से हल्की रखनी है। वन सेक्टर इज काइंड डिफेंस, सेकेंड इज मेटल्स, एंड थर्ड की अगर आप बात करें तो थर्ड सेक्टर मेरी नजर में आएगा आपका लगभग, मतलब उसमें उतना एग्रेशन मत रखिएगा, बट फार्मा अग्रेसिव मत रहिए, इट्स लाइक 2-3 हफ्ते के लिए ही अग्रेसिव सेलिंग नहीं है। बट मेटल एंड ऑटो इज समथिंग जहां पर आपको मेटल, ऑटो, डिफेंस, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर उछाल पर फिर बेचना है, ऐसा नहीं है कि इस उछाल में आपको बाइंग करना है। बाकी जहां पर बेचने के लिए आपने सेक्टर सजेस्ट करें। अब मैम कोई ऐसे टॉपिक्स जिनमें अभी एंट्री करने के लिए अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स आपके हिसाब से नजर आ रहे हैं? सो वन इज चेन्नई पेट्रो, जो कि डिस्क्लोजर ये है 940, यस 12 तारीख को 940 पर हमने दोबारा एंट्री ली है। पुराने तो जो हुआ 700 से बाइंग वगैरह, वो तो एक इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री, लेकिन दोबारा अभी वापस से हमने 940 पर एंट्री ली थी 12 मार्च को, और 1000 का पहला टारगेट है, गॉट हिट, बट स्टिल देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप चेन्नई पेट्रो में एक बॉटम बाइंग के तौर पर या फिर एक्सटेंडेड वैल्यू बाइंग के तौर पर अगर आप उसको देखना चाहें, इट इज लाइकली कि आपको 1100 से लेकर के लगभग 1300 के टारगेट को दिखाने वाला है। जबकि
जो मैं स्टॉप लॉस देख रही हूँ, जो लॉस की है वो लॉस छोटा है। यहाँ पर सिर्फ 870 रुपए का ही आपको एसएल मेंटेन करना चाहिए। 988 कल की मार्केट जो खुलेगी तो इट इज लाइक कि आपको ये 970 से लेकर के 990 की रेंज में मिलेगा, वहां पर आप बाय कर सकते हैं। फॉर द टारगेट्स 1100 विच इज 1100 एंड 1300। तो चेन्नई पेट्रो इज योर फर्स्ट टॉप पिक, एनी अदर पिक्स मैम आपकी लिस्ट में हो? एक आप चाहें तो, मतलब चला तो नहीं है, अब चलेगा क्या ऐसा है इसका, बट आई वुड लाइक टू गो विद हुडको। तो आप इसको एक बार देखिए। हुडको इज लाइक कि 172 पर है, कल का दिन जाने देते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखे अगर हम इसको, तो 165 से 165 से 170 में हुडको हमको मिलना चाहिए, मिल जाएगा एक्चुअली। तो वहां से जो पॉसिबली टारगेट हो जाएंगे स्विंग के हिसाब से भी, यानी 10 से 12 दिन के व्यू पर भी 185 एंड 200 आर द वेरी पॉसिबल टारगेट। इसके बाद इट्स योर कॉल, अगर आप चाहें तो पूरा बेच के निकल जाइए या फिर एक्सटेंडेड व्यू पर ट्रेड रखना है तो रख सकते हैं, बट आगे ये तभी जाएगा जब पूरे पीएसयू स्टॉक्स भागेंगे। मैम थैंक यू आज हमारे शो पर ज्वाइन करने के लिए, हमारे सारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी एडवाइस और सबके सवालों के जवाब देने के लिए। और मैम जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। यस नेहा जी, आज भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन दिया है और जो स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंडेशन के तौर पर दिए हैं, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन या मेरी फैमिली की नहीं है कोई पोजीशन, मेंबर्स के पास जरूर हो सकती है विद टाइम, जब भी हमको लगता है कि यहाँ पर पोजीशन रहनी चाहिए टेक्निकली या फंडामेंटली, वी डू शेयर विद देम, बट एज सच देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड स्टॉप लॉस की प्रायोरिटी आप लोग समझो, अब नहीं समझोगे तो फिर दोबारा समय नहीं आएगा, प्लीज। थैंक यू सो मच। स्टॉप लॉस की प्रायोरिटी समझिए, फिर दोबारा समय शायद ना मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम फॉर वॉचिंग, नमस्कार।